जी नमस्कार दोस्तों, हेडिंग देखकर तो आप समझ ही गए होंगे आज के इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हेडिंग आप भी बना दीजिएगा, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, यानी कूलम के नियम का वेक्टर फॉर्म हमको पढ़ना है। इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इसके पहले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के लिए कूलम्स लॉ पढ़ा था। यानी जो कूलम्स लॉ था, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, वो बताता है। ठीक है, तो आज हमको पढ़ना है उसी का वेक्टर फॉर्म। ठीक है, कूलम्स लॉ में तो हम केवल फार्मूला ड्राइव कर लिए, ड्राइव नहीं किए थे क्योंकि वो लॉ है, लॉ को हम ड्राइव नहीं कर सकते, उसको हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कूलम्स लॉ से जो हमको फार्मूला मिला था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, वो था Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, जिसमें Q1 Q2 क्या होते थे, दोनों पॉइंट चार्जेस का मैग्नीट्यूड होता था। यानी यहाँ पर हमको केवल मैग्नीट्यूड रखना होता था, और R होती थी उनके बीच की सेपरेशन, यानी उनके बीच की डिस्टेंस। ये किसी भी मीडियम में हो सकते हैं, जैसे यहाँ Q1 है और उससे R डिस्टेंस पर एक चार्ज है Q2, तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा उस फोर्स की मैग्नीट्यूड हम कूलम्स लॉ से फाइंड आउट करते थे, और ये फार्मूला होता था। ठीक है, पर इस फार्मूले में कमी क्या है, इस फार्मूले से हमको केवल इस फोर्स की मैग्नीट्यूड पता चलेगी, यानी इस बल का परिमाण पता चलेगा। जबकि आप सभी को पता होगा कि जो फोर्स होता है, यानी जो बल होता है, यह एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर में तो डायरेक्शन भी होती है, तो हमको ऐसा फार्मूला चाहिए जो डायरेक्शन के फॉर्म में भी हो, यानी वेक्टर फॉर्म में इसको हमें बनाना पड़ेगा। तो उसी के लिए हमको पढ़ना है आज वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले हम ये समझ लें कि कूलम्स लॉ ही नहीं, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है उसको हम वेक्टर फॉर्म में बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा, वेक्टर फॉर्म में बनाने के लिए हमको चाहिए यूनिट वेक्टर। क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसको इकाई सदिश या एकांक सदिश कहते हैं। तो ये यूनिट वेक्टर होता है, उसको प्राप्त करने के लिए किसी भी वेक्टर का अगर हमको यूनिट वेक्टर चाहिए तो उसके वेक्टर को ही हम उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो इसका जो फार्मूला बनेगा, वेक्टर, यानी पूरा हमको वेक्टर लेना है और उस वेक्टर को मैग्नीट्यूड से, यानी जो वेक्टर है उसी के मैग्नीट्यूड से हमको डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो अगर इसको हम फार्मूला के रूप में लिखें तो हम अगर मान लेते हैं कोई भी वेक्टर है, ए है, मान लेते हैं कोई वेक्टर है ए, तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए वेक्टर से। ठीक है, अब उसके मैग्नीट्यूड को देखिएगा, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, कोई भी वेक्टर है, जैसे आपका ये ए वेक्टर है, तो इसके मैग्नीट्यूड को हम दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो इस वेक्टर को मॉड के अंदर लिख देते हैं। ठीक है, इस वेक्टर को क्या करते हैं, मॉड के अंदर लिख देते हैं, तो ये इसका मैग्नीट्यूड होता है। या तो फिर इसका वेक्टर ही हटा देते हैं, जो इसका वेक्टर का सिंबल यानी एरो लगा हुआ है उसके ऊपर जो छोटा सा, उस एरो को ही हटा देते हैं। तो अगर आपको याद हो कूलम्स लॉ में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का फार्मूला लिखा गया था, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो R तो दोनों चार्जेस के बीच की सेपरेशन होती थी, जो कि डिस्प्लेसमेंट होती है, वह एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो रखा गया है यहाँ पर, यानी विस्थापन का, देखिएगा यहाँ पर कि उसके एरो को भी हटा दिया गया है, यानी ये सेकंड वाला जो तरीका है उस तरह से उसका मैग्नीट्यूड रखा गया है। ठीक है, उसको हम इस तरह भी रख सकते थे। तो चलिए, तो कंटिन्यू हम थोड़ा यूनिट वेक्टर को समझ लेते हैं। तो यूनिट वेक्टर को पहली चीज़ किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कोई वेक्टर है ए, तो इसके यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे उसी के ऊपर कैप लगा करके। ठीक है, तो अगर एरो लगा हुआ है किसी वेक्टर पर तो वो फुल वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर कैप लगा हुआ है तो वह यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। और मॉड को तो हमने आपको बताया ही, मॉड को कैसे, इसी को वेक्टर के अंदर लिख देंगे या फिर इसका एरो ही हटा देंगे।
क्या करेंगे, एरो ही हटा देंगे। ये दोनों स्थितियों में वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा और ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ अगर हम फार्मूला बनाएंगे तो हमको रखना क्या है, डिनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड रखना है। तो मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का हो जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। और इसके यूनिट वेक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैप से, तो इसी के ऊपर हम कैप लगा देंगे। तो ये डिफिनेशन हो जाती है यूनिट वेक्टर की, वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, वेक्टर अपॉन ए, यानी ए वेक्टर अपॉन ए। आप दोनों तरीकों से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा हम इसकी यूज को समझ लेते हैं। जो यूनिट वेक्टर है इसका महत्व क्या है, इसका हम यूज क्या करते हैं। पहली चीज़ तो यूनिट वेक्टर होता क्या है। तो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड एक हो, यानी उसका जो मैग्नीट्यूड है, आंकिक मान जो उसकी वैल्यू है वो एक होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो मैग्नीट्यूड एक होगा तो वो वेक्टर यूनिट वेक्टर कहलाएगा। और उसकी जो डायरेक्शन होगी, अब सुनिएगा ध्यान से, इसका यूज क्या है, हम इसका यूज केवल और केवल डायरेक्शन पता करने में ही करते हैं, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है। तो किसी भी वेक्टर में अगर हम यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस यूनिट वेक्टर में डायरेक्शन होगी तो ये यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को जरूर शो करेगा। तो जहाँ हमें डायरेक्शन ज़रूरत पड़ेगी, यानी किसी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है, तो हम उस हेल्प लेंगे उसके यूनिट वेक्टर का, ठीक है। तो कूलम्स लॉ में भी यही प्रॉब्लम थी। कूलम्स लॉ हमको उस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, यानी जो दो बिंदु आवेश थे उनके बीच का स्थिर वैद्युत बल तो बताता था, लेकिन उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता था। तो हम उसी में मल्टीप्लाई कर देंगे उसके यूनिट वेक्टर का, ठीक है, उसी के डायरेक्शन में। तो यूनिट वेक्टर का यूज क्या है, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन पता करने में इसका काम आता है, ठीक है। तो चलिए इसको अभी हम मिटा दे रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ यूनिट वेक्टर नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना क्या है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ होता क्या है, थोड़ा एक बार फिर से मैं उसे यहाँ लिख देना चाहूँगा। F इक्वल, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये तो मैग्नीट्यूड है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। अब यहाँ जो वेक्टर है, एक तो इस साइड में जो वेक्टर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इधर ये तो कूलम कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू ये कांस्टेंट है, नियतांक है, तो ये तो वेक्टर हो नहीं सकता। और Q1 Q2 क्या है, चार्जेस हैं, चार्जेस स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी ये भी वेक्टर नहीं है। तो यहाँ वेक्टर क्या होगा, R वेक्टर होगा। R क्या होता है, सेपरेशन होती है 2 पॉइंट चार्जेस की, और ये सेपरेशन डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ जो वेक्टर है R है। तो इस F वेक्टर जो है, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में बनाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, तो यहाँ इस साइड में जो वेक्टर आएगा वो R आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ हम इसको समझ लेते हैं थोड़ा। जैसे मान लीजिए ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और ये है इसका ओरिजिन O, और ये x एक्सिस है, और ये y एक्सिस है, ठीक है। अब इस एक्स वाई प्लेन जो है आपका, यहाँ पर जो एक्स वाई प्लेन है, यहाँ पर हम मान लेते हैं 2 पॉइंट चार्जेस हैं, जो जिनके बीच की जो सेपरेशन है वो R है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है, चलिए उसको हम बोल दे रहे हैं Q1, ठीक है। इसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो है R1, तो इसको हम मान ले रहे हैं R1, इसकी पोजीशन वेक्टर आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये R1 जो वेक्टर बनेगा, ये है पहले वाले चार्ज की पोजीशन वेक्टर, R1 वेक्टर। चलिए इधर लिख दे रहे हैं R1 वेक्टर जो है, ठीक है। पर एक और चार्ज होगा, क्योंकि एक चार्ज तो फोर्स लगाएगा नहीं, एक चार्ज किस पर फोर्स लगाएगा, तो 2 चार्ज तो होने चाहिए कूलम्स लॉ में। तो इससे हम मान लेते हैं R डिस्टेंस पर एक और चार्ज है, पॉइंट चार्ज, और वो है Q2। वो क्या है, Q2। यहाँ पर इसकी जो पोजीशन वेक्टर है वो है R2 वेक्टर। तो ये है R2 वेक्टर, ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं R2 वेक्टर, ओके। तो ये 2 पॉइंट चार्जेस हो गए जिनके बीच की सेपरेशन हमको पता करनी है, यानी इनके बीच का जो डिस्टेंस है वही इस फार्मूले में आएगा। तो उस डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम कूलम्स लॉ की बात किए थे, तो कूलम्स लॉ में तो हमने मान लिया था
आर, इस डिस्टेंस को क्या मान लिया था आर, क्योंकि वहाँ हमको केवल मैग्नीट्यूड चाहिए था तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू रखनी थी तो आर उसको हमने ले लिया था। पर यहाँ हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, इसे किस में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमें अब इसकी डायरेक्शन भी चाहिए। तो चलिए हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये दोनों जो चार्जेस हैं लाइक चार्जेस हैं। लाइक चार्जेस मतलब एक ही नेचर के हैं, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे। तो इनके जो फोर्सेस होंगे, ठीक है, उनकी डायरेक्शन को पहले हम रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं। तो इनकी जो फोर्सेस हैं, अब ये जो Q1 है Q2 पर फोर्स लगाएगा, Q1 वाला जो पॉइंट चार्ज है वो Q2 पर फोर्स लगाएगा। तो उसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो उसकी डायरेक्शन इधर होगी। अगर लाइक चार्जेस हैं, अगर ये लाइक चार्जेस हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर ये रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, तो आउटसाइड में ये फोर्स लगाएगा। तो ये डायरेक्शन हो जाएगी फोर्स ऑन ड्यू टू, फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू Q1, यानी Q1 द्वारा Q2 पर लगाए गए फोर्स को। इसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसके फोर्स को, यानी किस चार्ज पे ये फोर्स लग रहा है, 2 पर लग रहा है। कौन चार्ज लगा रहा है, 1, तो इसको हम F21 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब चूंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, वेक्टर। तो ये हो गया F21 वेक्टर के डायरेक्शन। अब क्या करेगा, ये जो Q2 पॉइंट चार्ज है ये Q1 पर फोर्स लगाएगा। तो Q1 पर फोर्स लगाएगा तो वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ठीक है। कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इधर फोर्स लगाएगा। अब इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 पे फोर्स लग रहा है तो F1, कौन फोर्स लगा रहा है, 2, तो F12 वेक्टर इसको हम मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे, F12 वेक्टर, ठीक है। तो ये तो इनके फोर्सेस हो गए, ठीक। और अब ये जो R डिस्प्लेसमेंट है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। अब अगर हमको इस फोर्स का वेक्टर फॉर्म बनाना है तो इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए। अगर हमको इसको वेक्टर फॉर्म में बनाना है तो इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए। चलिए, अगर डायरेक्शन हम जो डिस्टेंस है यानी जो डिस्प्लेसमेंट है R है, उसकी डायरेक्शन हम Q1 से Q2 की साइड में ले रहे हैं, Q1 से Q2 की साइड में ले रहे हैं, तो ये R12 से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। किसे रिप्रेजेंट करेंगे, R12, यानी 1 में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 2 से 2 की डायरेक्शन में किधर होगा। तो इसकी जो डायरेक्शन है R12 वेक्टर की, उसकी डायरेक्शन किधर होगी, देखिएगा ध्यान से। इसकी जो डायरेक्शन होगी ये हो जाएगी 1 से 2 की ओर, यानी 1 से 2 की ओर, ठीक है। सॉरी यहाँ उल्टा हमने कर दिया। 2 से 1 की ओर, 2 से 1 की ओर ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, 2 से 1 की ओर। तो 2 से 1 की ओर ये हो जाएगा, तो ये हो गया R12 वेक्टर हो गया, ठीक है। अब इधर अगर हम आ जाएं 1 से 2 की ओर, तो उसको हम R21 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, R21 यानी 1 से 2 की ओर। तो उसके लिए ये वैल्यू हो जाएगी। तो ये R12 वेक्टर और R21 वेक्टर हैं, ठीक है। इनको आप वेक्टर रूल से निकालेंगे इनकी वैल्यू। तो ये आपका जो दूसरा वाला पोजीशन वेक्टर है ये R2 वेक्टर है। अगर आप यहाँ ट्रायंगल लॉ से अगर इसकी वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा R1 वेक्टर, और ये प्लस चूँकि वेक्टर के डायरेक्शन में चल रहे हैं R21 वेक्टर। अब इधर आएंगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो R माइनस में इसको लिख देंगे R2 वेक्टर, और इक्वल हम कर देंगे 0, इक्वल 0 कर देंगे। तो R21 वेक्टर की वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगी। तो R21 वेक्टर की जो डायरेक्शन वैल्यू हमको मिलेगी वो मिलेगी R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। ये जो R21 वेक्टर है यानी 1 से 2 की ओर, 1 से 2 की ओर जो डिस्ट हो रहा है, जो उसकी डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है उसका वेक्टर फॉर्म है। अगर इसको हम मैग्नीट्यूड देखेंगे तो R21 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको हम मॉड ऑफ R21 वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, मॉड ऑफ R21 वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आप R12 वेक्टर की वैल्यू निकालना चाहेंगे ऐसे ही, तो R12 वेक्टर का जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ऐसे ही ट्रायंगल लॉ से उसको भी हम निकालेंगे, और इसके मैग्नीट्यूड को हम लिखेंगे R12 वेक्टर इक्वल
मॉड ऑफ R12 वेक्टर। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, R21 वेक्टर और R12 वेक्टर है तो इक्वल, क्योंकि ये दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच के डिस्टेंस हैं, तो इनके मैग्नीट्यूड तो इक्वल होंगे, पर डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, मॉड ऑफ R12 वेक्टर इक्वल है मॉड ऑफ R21 वेक्टर, यानी इन दोनों के जो मैग्नीट्यूड हैं वो क्या हैं, आपस में बराबर हैं। अगर हम विथ डायरेक्शन रखना चाहते हैं, यानी वेक्टर फॉर्म में ही लिखना चाहते हैं, तो R12 वेक्टर इक्वल लिख सकते हैं माइनस ऑफ R21 वेक्टर, यानी R12 वेक्टर जो होगा वो R21 वेक्टर की निगेटिव वैल्यू के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरह हम इनकी वैल्यू को लिख सकते हैं। चलिए देखिए, ये शायद कैमरे में ठीक से दिख नहीं रहा है, तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा R21 वेक्टर के। R12 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके इक्वल होगा, R21 वेक्टर के। और R12 वेक्टर जो होगा वो निगेटिव साइन के साथ लिखा जाएगा R21 वेक्टर के, क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है, सॉरी यहाँ मैग्नीट्यूड लगा दीजिएगा, तो इक्वल हैं तो यानी डायरेक्शन में अपोजिट दिख रहे हैं और मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब अगर इनके आप यूनिट वेक्टर बनाना चाहेंगे, क्योंकि हमको इम्पोर्टेंट हमारे लिए था यूनिट वेक्टर प्राप्त करना, यूनिट वेक्टर पता हो जाएगा तो इसी के मैग्नीट्यूड में हम वैल्यू रख करके क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म में बना लेंगे। तो अगर इनको हमें वेक्टर फॉर्म में इसकी यूनिट वेक्टर बनाना है, चाहे R21 वेक्टर हो चाहे R12 वेक्टर हो, तो R12 वेक्टर का जो कैप होगा, यूनिट वेक्टर को हम कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके लिए जो फार्मूला बनेगा R12 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R12 वेक्टर, यानी यूनिट वेक्टर की जो डिफिनेशन है वो क्या है, उसके वेक्टर को ही मैग्नीट्यूड से ही उसी के डिवाइड कर देते हैं। और जो सेकंड वाला है R21 वेक्टर, उसको अगर हम उसका अगर हम यूनिट वेक्टर बनाएंगे तो क्या बनेगा, R21 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R21 वेक्टर। ठीक है, तो हमको दोनों के यूनिट वेक्टर पता है, यानी दो फोर्सेस हैं, दोनों के यूनिट वेक्टर पता है। अब इनको हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ दो फोर्सेस तो दिख ही रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो फोर्स होता है वो एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। एक्शन रिएक्शन पेयर का मतलब दो फोर्सेस होते हैं जिनके मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होते हैं पर डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होती है। तो दो फोर्सेस साथ हमको दो फार्मूला चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ निकाल रहे हैं फोर्स ऑन चार्ज Q2, यानी जो सेकेंड वाला पॉइंट चार्ज है उस पर लगने वाला फोर्स ड्यू टू चार्ज Q1, यानी जो Q1 वाला चार्ज है वो Q2 पर जो फोर्स लगाएगा उसके लिए हम वेक्टर फॉर्म बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए फार्मूला। तो दूसरे वाले चार्ज पहले वाले चार्ज द्वारा दूसरे वाले चार्ज पर लगाए गए बल को हम F21 वेक्टर से रिप्रेजेंट किए हैं। तो यहाँ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखा हुआ है उसको हम थोड़ा हटा करके लिख दे रहे हैं F21 वेक्टर। ठीक है, तो F21 वेक्टर हो गया। अब देखिएगा F21 वेक्टर की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो R21 है, तो R21 का यहाँ फार्मूले में मैग्नीट्यूड होता है, तो उसको हम चाहे R से रिप्रेजेंट करें चाहे उसको हम लिख दें पूरा का पूरा R21 वेक्टर। ठीक है, तो मॉड ऑफ R21 वेक्टर का स्क्वायर। तो अभी हमने इसको वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा है, ये तो मैग्नीट्यूड है और ऊपर वाला तो स्केलर क्वांटिटी थी, तो वहाँ तो वेक्टर होने का कोई चांस है ही नहीं। तो अभी तो ये केवल मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। अब वेक्टर फॉर्म में बनाने का अभी जो हमने आपको रूल बताया
कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का अगर हमको वेक्टर फॉर्म चाहिए तो यूनिट वेक्टर की ही डेफिनेशन बता रही है कि अगर आपको वेक्टर फॉर्म चाहिए तो उसके मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, यानी जो दूसरा वाला चार्ज है उस पर पहले वाले चार्ज द्वारा लगाए गए बल का मैग्नीट्यूड है। अब अगर इसी में हम इसके डायरेक्शन वाले यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दें तो इसके डायरेक्शन में जो वेक्टर था वो r21 वेक्टर था, उसका जो मैग्नीट्यूड है ये है उसका मैग्नीट्यूड, सॉरी यूनिट वेक्टर, उसका जो यूनिट वेक्टर है r21 है। तो हम इसी में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं r21 कैप का। ठीक है, तो ये देखिएगा ये वेक्टर इक्वल क्या बन गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर। यहाँ से भी देख लीजिए वेक्टर की जो डिफिनेशन है वो क्या बनेगी, यूनिट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, यानी उसके मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि यूनिट वेक्टर का जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, यानी जो r12 कैप इक्वल होगा r21 कैप, इनकी वैल्यू होगी कितनी, 1 होगी। ठीक है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर हैं, इनकी वैल्यू तो हमको नहीं पता कितनी होगी, पर इनकी वैल्यू जरूर पता है, इनकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर हैं। ठीक है, अब इसी फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते थे, F21 वेक्टर इक्वल के Q1 Q2 अपॉन, इसको जैसा कि तैसा हम उतार ले रहे हैं, R21 वेक्टर मॉड ऑफ R21 वेक्टर का होल स्क्वायर इनटू, अब देखिएगा ये जो R21 कैप है, R21 कैप की वैल्यू कितनी है, वेक्टर R21 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R21। ठीक है, तो हम ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर R21 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R21। ठीक है, तो हमने केवल इसकी वैल्यू पुट कर दी, R21 वेक्टर की यहाँ क्या कर दिया, वैल्यू पुट कर दिया। तो ये फार्मूला बन गया आपका F21 वेक्टर इक्वल के Q1 Q2 अपॉन, ये देखिएगा ये मैग्नीट्यूड है और ये भी मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड तो स्केलर क्वांटिटी होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, तो उसका तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं सिंपल मैथमेटिक्स से। तो यहाँ स्क्वायर है तो और इसकी पावर 1 है, तो ये टोटल हो जाएगा आपका मॉड ऑफ R21 वेक्टर का होल पावर 3 हो जाएगा, ये इसमें मल्टीप्लाई हो गया इनटू ये क्या है R21 वेक्टर, तो ये है कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। ठीक है, इसी को कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म कहेंगे। अब ये कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में रिप्रेजेंट करता है, मतलब बताता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, तो यानी जो फोर्स है पहला वाला यानी Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल है, तो अब इसी तरह जो Q1 है उस पर भी तो फोर्स लगेगा, कौन लगाएगा, ये जो सेकंड वाला चार्ज है Q2, तो उसके फोर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो अगर हम उसके फोर्स को F21 से रिप्रेजेंट करें, यानी फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, यानी जो Q2 चार्ज है वो Q1 पर जो फोर्स लगाएगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देख रहे हैं आप यहाँ मैं पहले से ही दिखा चुका हूँ, जो सेकंड वाला चार्ज है वो इस पर फोर्स लगाएगा तो उसको F12 से रिप्रेजेंट किया गया है, तो F12 अब वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो यहाँ हम वेक्टर लगा दिए, यानी सेकंड वाले चार्ज द्वारा पहले वाले चार्ज पर लगाया गया फोर्स। तो मैग्नीट्यूड तो वही होगा, यानी के Q1 Q2 अपॉन, हाँ डिस्टेंस जो होती है R, अब इसकी डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है R12 की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है वो R12 वेक्टर है, और उसका जो मैग्नीट्यूड है R12 वेक्टर का, देखिए यहाँ मैं लिखा हूँ R12 वेक्टर, तो R इसका मैग्नीट्यूड R मॉड ऑफ R12 रखेंगे हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ R12 वेक्टर इनटू, अब देखिएगा सॉरी इसका स्क्वायर, डिस्टेंस का क्या होता है, स्क्वायर होता है। और अब देखिएगा हम डायरेक्ट
चाहे तो R12 वेक्टर का स्क्वायर रखें, फिर यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करें, ऊपर जैसा सारा प्रोसेस चला है। तो हम इस फार्मूले को डायरेक्टली लिख दे रहे हैं। देखिए R12 वेक्टर का कैप रखेंगे, फिर R12 वेक्टर के कैप की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी, उसकी वैल्यू रखेंगे, तो डायरेक्टली हम आपको फार्मूला लिख दे रहे हैं R12 कैप इंटू R12 वेक्टर। ठीक है, इसके जैसा फार्मूला बन जाएगा। तो ये हो गया सेकंड वाले फोर्स की वैल्यू R12 वेक्टर, यानी F12 वेक्टर की जो वैल्यू होगी ये होगी। यानी ये दोनों फार्मूलों के लिए वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, अब इसमें हमने जो प्रारंभ में कंडीशन ली थी, दोनों जो चार्जेस थे लाइक चार्जेस थे। अब क्या अनलाइक चार्जेस होंगे तो उसके लिए हम अलग फार्मूला बनाएंगे? नहीं, हमको अलग फार्मूला नहीं बनाना है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, इधर का मैं मिटा दे रहा हूँ। अगर ये अनलाइक चार्जेस हुए, कैसे चार्जेस हुए? अनलाइक चार्जेस हुए, तो ये फार्मूले में क्या जो चेंजिंग आएगी वो क्या आ जाएगी? पहले मैं दोनों फार्मूला लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाला जो फार्मूला है F21 वेक्टर इक्वल हो जाएगा कि Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ, ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा R12 वेक्टर का होल पावर 3, मॉड ऑफ R12 वेक्टर का होल पावर 3 इंटू R12 वेक्टर। ये फार्मूला हो जाएगा अनलाइक चार्जेस के लिए। ठीक है, और जो सेकेंड वाला फार्मूला है आपका ये वाला F12 वेक्टर के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा कि Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R21 वेक्टर की होल पावर 3, यानी जो यहाँ पर 12 वेक्टर है वो 21 वेक्टर हो जाएगी, इंटू R21 वेक्टर। तो ये हो जाएगा सेकेंड वाला फार्मूला। अब सवाल ये है कि ये फार्मूला हमको कैसे प्राप्त हुआ? ठीक है, ये तो लाइक चार्जेस के लिए थे, अनलाइक चार्जेस के लिए ये फार्मूला कैसे बन गया? ठीक है, उसको समझ लेते हैं। देखिए लाइक चार्जेस मतलब या तो दोनों पॉजिटिव चार्ज हों और या तो दोनों नेगेटिव चार्ज हो, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों। ठीक है, अगर दोनों पॉजिटिव होंगे दोनों नेगेटिव होंगे तो इनके बीच जो फोर्स होगा वो प्रतिकर्षण बल होगा, यानी ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव होने से क्या होगा, ये जो Q1 Q2 की वैल्यू है जो कूलम्स लॉ में हमको यहाँ प्राप्त होती है, Q1 Q2 की वैल्यू ये होगी ग्रेटर देन 0। ये क्या होगी? ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि देखिए दोनों पॉजिटिव रहेंगे तो मल्टीप्लिकेशन भी क्या आएगा? एक पॉजिटिव नंबर आएगा। अब पॉजिटिव नंबर आएगा तो वो 0 से बड़ा ही होगा। अगर दोनों चार्जेस की वैल्यू निगेटिव हैं, यानी दोनों निगेटिव नेचर के हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा? आपका प्लस हो जाएगा। यानी अगर लाइक चार्जेस हैं, एक ही नेचर के चार्जेस हैं, तो वहाँ पर Q1 Q2 की वैल्यू क्या आएगी? हमेशा 0 से ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो वही हमने मान करके यहाँ पर लगाया था। यानी ये दोनों फार्मूले हमको मिले थे Q1 Q2, इन दोनों फार्मूलों में Q1 Q2 की जो वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर देन है। अब सोचिए अगर ये दोनों अनलाइक चार्जेस होते, यानी Q1 और Q2 अपोजिट नेचर के होते, हो सकता है कि एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव हो, या तो हो सकता है दूसरा पॉजिटिव पहला निगेटिव हो, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा यानी Q1 और Q2 का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो हो जाएगा लेस देन 0। क्यों? क्योंकि देखिए एक पॉजिटिव नंबर और एक निगेटिव नंबर, पॉजिटिव निगेटिव का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो निगेटिव आएगा, और निगेटिव आएगा तो वो 0 से छोटा ही होगा। तो अगर ये वैल्यू 0 से छोटी है तो अनलाइक चार्जेस के लिए इसी में रख देंगे। चाहे जो फार्मूला आप ले लीजिए F12 वेक्टर, इसकी वैल्यू अगर हम Q1 Q2 की वैल्यू निगेटिव साइन के साथ रख दें, 0 से छोटी होगी मतलब निगेटिव वैल्यू होगी, तो यहाँ हो जाएगा कि माइनस ऑफ Q1 Q2 अपॉन बाकी सारी वैल्यू हम वही उतार लेंगे। R21 वेक्टर, सॉरी R क्या है यहाँ पर? 21 वेक्टर है। अच्छा, यहाँ भी 21 वेक्टर है, R21 वेक्टर है। ठीक है, उसका क्यूब है इंटू R21 वेक्टर है। ठीक है ना? तो देखिएगा अब यहाँ आप क्या कर सकते हैं, RF21 वेक्टर इक्वल, ये जो माइनस साइन है उसको हम इसके साथ लिख दे रहे हैं, तो K
Q1 Q2 अपॉन, इसको देखिएगा ध्यान से, ये R चाहे हम मॉड, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो दोनों डिस्टेंसेस का इक्वल है, R12 वेक्टर R21 वेक्टर के इक्वल नहीं है, पर मॉड ऑफ R12 वेक्टर इक्वल है मॉड ऑफ R21 वेक्टर के, इनके मैग्नीट्यूड तो इक्वल हैं। तो हम यहाँ पर चाहे R12 वेक्टर रखें चाहे R21 वेक्टर रखें, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको चेंज कर दे रहे हैं, R12 वेक्टर कर दे रहे हैं, ठीक है। अभी आपको उसका भी मतलब समझ में आ जाएगा मैं इसको R12 वेक्टर क्यों किया हूँ, ठीक है। इनटू, अगर ये हम माइनस को इसके साथ लगा दें तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ R21 वेक्टर, ठीक है, माइनस ऑफ R21 वेक्टर। अभी इसके पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो R21 वेक्टर है, R12 वेक्टर R21 वेक्टर के इक्वल है, पर अपोजिट साइन के साथ, क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या है, जस्ट अपोजिट है। तो अगर हम माइनस आप यहाँ माइनस साइन को हटाना चाहें, आर माइनस, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस R21 वेक्टर का मतलब क्या है, R12 वेक्टर, तो वही वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो अगर हम वही वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो देखिएगा फार्मूला क्या बन जाएगा, ये वाला फार्मूला F21 वेक्टर क्या है, F21 वेक्टर इक्वल के Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R12 वेक्टर इंटू, ये देखिएगा क्या बन जाएगा, इसका क्यूब, सॉरी यहाँ पर मैंने पावर लिखना भूल गया था। तो ये अगर पलटेगा तो इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव, तो R12 वेक्टर बन जाएगा। तो यही तो फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर, ये वाला जो फार्मूला है पहले वाला, ठीक है। तो अगर लाइक चार्जेस हुए तो इस तरह के फार्मूले आएंगे, यहाँ 2 1 है तो यहाँ भी क्या रहेगा आपका 2 1 ही रहेगा। और अगर अनलाइक चार्जेस आए तो यहाँ 1 2 है तो यहाँ के आ जाएगा 2 1 आ जाएगा, और यहाँ 2 1 है तो यहाँ के आ जाएगा 1 2 वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा कूलम्स लॉ का वेक्टर